ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर हम आज तक जो भी पढ़ रहे थे कि टेबल बनाना, उसके अंदर प्राइमरी की है, उसको फॉरेन की देना है, तो इसके जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं वो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको पहले तो पता होना चाहिए। पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब पहले से ही जो भी लैंग्वेज उन लोगों ने बनाई हो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जिसको हम क्वेरी के थ्रू जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ डेटाबेस। क्वेरी लैंग्वेज मतलब डेटाबेस के अंदर मुझे किसी भी तरीके का डेटा ऐड करवाना है, तो उसके लिए उन लोगों ने हमें क्वेरी बना के दे दिया, मतलब सिंटेक्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी डेटा रहता है वो दे दिया है। ठीक है, वैसे ही फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो जो भी हमारा टेबल होगा, डेटा होगा, डेटाबेस होगा, उसके अंदर जो फील्ड हमने रखी होगी उसके अंदर डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डीबीएम्स, मतलब जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो भी हमें रिलेशनल बना के दिए हुए उस फॉर्मेट में, ठीक है, वो हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर है कि एसक्यूएल वाज फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस फॉर ईएफ कोड। ठीक है, जैसे मैंने आगे आपको बताया था, पहले बताया था। ठीक है, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा, मतलब रिलेशनल मॉडल के अंदर हमें डेटा स्टोर करवाने के लिए जिस तरीके की लैंग्वेज का हमने यूज़ किया था वो पहले किसने फाइंड की थी? ई हैव कोड्स नाम के व्यक्ति ने फाइंड की थी। ठीक है, तो टुडे ऑलमोस्ट ऑल आर्टिफिशियल जितने भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो सारे किसके बेस पर बने हुए हैं? कि आरडीबीएम, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस के बेस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आज उस पर सबसे पहले क्या आया था? कि माइस्क्यूएल आया था, उसके बाद ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, साइबेस, एमएस एक्सेस, इस सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी के लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल के फॉर्म में सारा कुछ डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो एसक्यूएल एज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब वो वन टाइप ऑफ क्या है कि जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं वन टाइप ऑफ उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि एसक्यूएल इज यूज टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा ऑपरेशन इन रिलेशनल डीबीएमएस, मतलब एसक्यूएल के अंदर जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन हमें आरडीबीएमएस के अंदर दिए गए, मतलब एक स्मॉल यूनिट है एसक्यूएल, एक स्मॉल यूनिट है आरडीबीएमएस का। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे तरीके की आरडीबीएमएस के एसक्यूएल क्वेरी हम लिख सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो पहले जो बहुत इजी तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, मोस्टली उसका यूज भी होने वाला है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कभी भी डेटाबेस के अंदर आपको डेटा स्टोर करवाना है तो ऑलवेज माइस्क्यूएल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। समथिंग से 70 से 80% परसेंटेज इस माइस्क्यूएल का यूज किया जाता है डेटा स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया भाई किस तरीके से लैंग्वेज लैंग्वेज है, जो क्वेरी लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, किस तरीके से डेटाबेस के अंदर हमें क्वेरी लिखनी होती है। ठीक है, तो अब हम डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखो आपको पूरा एक पेज दिया है कि भाई किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, पर डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट करना है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पे आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले देखो, मैं हमारे लास्ट पार्ट के अंदर जा रहा हूँ, इंस्टॉलिंग जैम्प, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक जैम्प नाम ना सर्वर है, ठीक है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसको किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद उसके बेस पे हम हमारा जो टेबल है, ठीक है, जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा उसके बाद कट होगा। तो पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें सर्वर दिया है, चाहे एक सर्वर है, लोकल सर्वर है, ठीक है, जिसकी मदद से जैसे आप कोई वेबसाइट ऑनलाइन चढ़ाते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन जैसे चढ़ाते हो तो उसके लिए आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपका पेजेस, आपके पेज जो आपका वो प्रोजेक्ट वो पड़ा रहता है। ठीक है, जहाँ पे होता है, तो वैसे ही जैसे सर्वर के अंदर होता है वैसे ही मुझे अपने पीसी के अंदर भी लोकल, मतलब अपने पीसी के रिलेटेड ही एक सर्वर बनाना है, लोकल सर्वर बनाना है। तो मैं उसके लिए जैम्प नाम के सॉफ्टवेयर का यूज़ यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे उसकी प्रोसीजर भी दिखी गई है, देखो कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ भाई, डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपका जो जैम्प है कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ ही पर ही मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक चीज़ आपको फाइंड करनी है कि जैम्प, ठीक है, जैम्प डाउनलोड, यहाँ पे जाना है।
तो यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन बहुत सारे दिए हो गए हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर विंडोज 7 के रिलेटेड, विंडोज 7 है आपकी ओएस, आपके पीसी के अंदर कौन सी ओएस है, विंडोज 7 है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 7.4 नाम का जो वर्जन है, लास्ट अपडेटेड वर्जन, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना। अगर आपके पास लिनक्स की ओएस है तो आपको ये वाला नीचे का डाउनलोड करना है। अगर आपके पास मैक ओएस है या फिर मैक पीसी है, ठीक है, तो आपको ये लास्ट वाला डाउन, मतलब अलग अलग ओएस के लिए अलग अलग जेम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी ओएस के मुताबिक इस जेम को यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। बहुत ही छोटा है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे नॉर्मली डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो पहले तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से डाउनलोड होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास आईडीएम, तो आपके पास आईडीएम नहीं होगा तो आपके ब्राउजर के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाए, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास वो परमिशन पूछेगा पहले कि आपको इंस्टॉल करना ही है कि नहीं करना, ठीक है। तो देखो इस तरीके की कुछ स्क्रीन आएगी आपके पास, इस तरीके की कि ओके, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मैं आपको वापस उसको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके की कुछ स्क्रीन आ गई है, इस तरीके की स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपको पूछेगा कि आपके पास, आपके पीसी के अंदर जो भी थोड़े पोर्ट रहते हैं, ठीक है, हमारे डिवाइस के अंदर किसी भी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए उस पोर्ट को स्टार्ट करना होता है, तो वो परमिशन ले रहा है कि आपको उस पोर्ट को स्टार्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। अगर आप ओके नहीं दोगे तो आपके जब भी आप सर्वर चालू करते हो तो चालू सही तरीके से नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से ओके करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ से ओके करते हो, ठीक है, तो इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो मेरे में ऑलरेडी जेम्प इंस्टॉल ही है, तो आपको कहाँ पे जेम्प इंस्टॉल करना है, आपके सी ड्राइव के अंदर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैम्प, मेरे पास ऑलरेडी जैम्प है, तो आपके पास नहीं होगा, तो आपको जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना, तो वैसे ही नेक्स्ट 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 करते जाओगे तो आपका जो जैम्प नाम का इंस्टॉल है ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, सही तरीके से। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आपका जैम्प, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे जाना है। जैसे ही आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको जाना है आपके सी ड्राइव के अंदर। कहाँ पे जाना है आपको, सी ड्राइव के अंदर जाना है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर जैसे ही आपने जैम्प इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखो जैम्प नाम का एक फोल्डर बन गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद आपको लास्ट में एक जैम्प कंट्रोल दिखेगा, ठीक है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको एक अलग से वो स्क्रीन देगा इस तरीके की कुछ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दोनों अपाचे और स्माइस्क्यूल, तो अपाचे क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारा एक सर्वर है, ठीक है। तो आपको पहले इस तरीके से दिखेगा कुछ, अच्छा हो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपाचे वो आपका सर्वर है और माइस्क्यूल आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो दोनों को इंटर रिलेटेड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ, हमें को और कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे इस पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक पोर्ट आ जाएगा, मतलब आपका जो जैम्प के अंदर अपाचे वो सही से चल रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का पोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब आपके जैम्प के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वापस आपको क्या करना है, जैम्प को कंट्रोल पैनल में से अनइंस्टॉल करने के बाद वापस उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वापस यहाँ तक आना है और यहाँ से जो पोर्ट है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे माइस्क्यूल को भी स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर भी इसको भी एक पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है।
अब जैसे ही ये चीज चालू हो जाए, ठीक है, रन हो जाए, फिर इसको आप बंद भी कर सकते हो। जब तक यहाँ से स्टॉप नहीं करते ना तब तक ये प्रोसीजर चालू ही रहती है। ठीक है, आप इसे बंद कर दोगे तो भी ये बैकग्राउंड में चालू ही रहता है। ठीक है, बंद नहीं होगा। एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसमें से निकल गया पर इसका जो सिस्टम है अपाचे और माइस्क्यूल बैकग्राउंड में ऑलरेडी चालू रहता है। जब तक यहाँ से आप स्टॉप नहीं करते तब तक। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो क्लिक किया होगा तो स्क्रीन में से चला गया, पर जैसे ही मैं इसको वापस ओपन करूंगा ना तो जैसा था वैसे ही आ जाएगा। और आपको उसको चालू करने के लिए कहाँ से चालू होता है वो, वापस आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है ना, जैसे आपको आइकन दिखाई देता है कि बैटरी, वॉल्यूम, ठीक है, वहाँ पे ये लैंग्वेज भी होती है, फिर वाईफाई होता है, तो उसके बाजू में एक आइकन रहता है, वहाँ पे वो आइकन वो आ जाएगा जैसे ही आप उसको बंद करोगे तब। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको दिखाई नहीं देगा पर आपको वो चीज वहां से फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे आपको टाइमिंग, वाईफाई, वॉल्यूम, और वहां से आपको वो जेम बैकग्राउंड में चालू होगा। वहां से आप बंद करोगे ना तभी वो बंद होगा, उससे पहले वो बंद नहीं होता। आप क्लोज चाहे उसे क्लोज पर भी क्लिक नहीं कर दिया हो, क्लिक करोगे तो भी बंद होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि उसको आपने यहाँ से वापस स्टार्ट किया, जैसे आप इस पे स्टार्ट करोगे ना तो वापस देखो यहाँ पे स्टार्ट ही रहेगा, भले ही आपने यहाँ से उसको बंद कर दिया हो। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से वो चालू ही रहता है। ठीक है, आप भले ही उसको बंद कर दोगे तो भी ये स्टार्ट ही रहेगा, जब तक यहाँ से स्टॉप नहीं करोगे तब तक। अब ये चीज चालू हो जाए उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में जाना है। ठीक है, वो सारे स्टेप मैंने वहां पर ही लिखे हुए हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके ब्राउजर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है, ये चीज मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लोकल होस्ट। जैसे ही आप इतना लिखोगे, ठीक है, तो आपका सर्वर जो वहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर में चालू किया ना अपाचे और माइस्क्यूल, तो जैसे ही आपने वहां से स्टार्ट किया होगा तो यहाँ तो देखो इस तरीके से दिखाएगा आपको। ठीक है, मतलब आपका सर्वर सही से वर्क कर रहा है। इसके अंदर अपाचे वो सर्वर है, मारिया डीबी आपका डेटाबेस का नाम है, पीएचपी आपकी लैंग्वेज है, पर्ल है वो जिसमें पीएचपी बनी हुई है, उस वो लैंग्वेज है पर। तो इसके बारे में हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ मारिया डीबी के बारे में जानना, मतलब डेटाबेस के बारे में जानना है। ठीक, ठीक है, अब क्या करना है, अब जो डेटाबेस है उसके अंदर मुझे जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं पीएचपी बाय एडमिन में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कुछ हमारा जो भी डेटाबेस रहेगा वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे आ गए, हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर आपने सर्वर को सही से चालू नहीं किया, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एरर आ रही है, देखो ये इस इन दोनों को आपने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, स्टार्ट नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे ही रिलोड करूंगा ना तो हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एरर वो दिखा देगा। देखो इस तरह, मतलब हमारा सर्वर सही से चालू नहीं हुआ। अगर आपको इस तरीके की स्क्रीन आ रही है तो आपने अभी तक आपका सर्वर चालू नहीं किया। तो चालू करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के अंदर जैम में जैम कंट्रोल होगा फोल्डर, इस पे डबल क्लिक करोगे तो वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये से जिस तरीके से यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपको इन दोनों को स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, और वापस आपको कहाँ पे जाना है, अपने के ब्राउजर के अंदर, वो जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो वापस जैसा था वैसा, मतलब आपका सर्वर सही से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की सारी प्रोसेस थी। जैम्प आपने इंस्टॉल किया, एक ही बार आपको ये चीज करनी है। जब भी आप दोबारा चालू करोगे तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जैम्प कंट्रोल है उसको ही चालू करना रहता है। मतलब इसको इसके अंदर जाना है जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर, हो जहाँ पे जैम्प कंट्रोल है, ठीक है, और इसको चालू कर देना है। स्टार्ट स्टार्ट करोगे तो वापस आपका सर्वर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको चालू करके रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब भी मुझे चाहिए तो इन दोनों को मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब हमें हमारी क्वेरी जो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के बारे में जानना था, तो वापस हम ऊपर जाने वाले हैं। देखो अब जैसे किस तरीके से हम हमारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या दिया है कि टू क्रिएट ए डेटाबेस इन आरडीबीएमएस, ठीक है, क्रिएट कमांड, उसके लिए भी उन लोगों ने कमांड दी हुई है। कमांड का नाम क्या है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस ए फिक्स आता है,
फिर यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम बनाए, जो भी आपने डेटा, पर आपके डेटाबेस के अंदर एक बार डेटा होगा, डेटाबेस होगा तो दूसरी बार आपको बनाने नहीं देगा। देखो ये मेरे सारे यहाँ पे डेटाबेस है, एजेक्स फॉर्म, एपीआई, बीसीए, ब्लॉग, ब्लॉग लारावेल, तो सबके अंदर बहुत सारा डेटा यहाँ पे पड़ा रहता है। ये हमारी टेबल्स है, और टेबल्स के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट में क्लिक करूंगा तो पोस्ट नाम के टेबल के अंदर रहेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सर्वर का नाम है ऊपर, फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, फिर यहाँ पे आपके टेबल का नाम है गया। ठीक है, टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर आप कितने भी यहाँ पे फील्ड बना दिए, आपके कॉलम का नाम है, ईमेल नेम, फोन, क्रिएटर। तो इस तरीके से किसी भी तरीके आप जब भी रजिस्टर करते हो ना, तो रजिस्टर करने के बाद आपका डेटा कहाँ जाता है, तो ये इस तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सीखना था। आज तक हमने जो भी थियरी पढ़ी है तो उस थियरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल के फॉर्म में अब चालू हो रहा है। तो आपको डेटाबेस बनाना है, यहाँ पे वो डेटाबेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो डेटाबेस बनाने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी क्वेरी, एसक्यूएल जहाँ पे लिखा होता है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर जाना है। और वहाँ यहाँ पे आपको एक कमांड दिए, देखो आपको कौन सा डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अगर आपके पास कॉलेज नाम का डेटाबेस है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको बनाने नहीं देगा, एरर देगा। देखो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, क्रिएट, ठीक है, वो कमांड भी आपको दे रहा है साथ में, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपको क्या बनाना है, कॉलेज ना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज। अगर मेरे डेटाबेस के अंदर कॉलेज नाम का डेटा होगा तो वो एरर दे देगा। फिर यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे गो होगा, इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। क्या करना है, गो पे क्लिक करो। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो, कांट क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी वो हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पे होगा, देखो ये रहा। ठीक है, तो ये आपको बनाने नहीं देगा, एरर देगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी और नाम देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि बीसीए, ठीक है, बीसीए दे देता हूँ, तो ये हमारे डेटाबेस का नाम है जब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीसीए अभी तो नहीं है, जैसे मैं उसको गो करूंगा। ओके, ये भी है हमारे पास। ठीक है, पीसीए भी है, तो हमें ये भी नहीं बनाने देगा। तो वापिस हम हमारे एसक्यूएल में जाएंगे और वहां पे मैं वापिस एक नया डेटाबेस बना दूंगा, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस नहीं रखना, सिर्फ डेटाबेस रखना है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलेज बीसीए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर जब भी आप नाम दोगे तो ऑलवेज स्पेस नहीं देना, ऑलवेज आपको अंडरस्कोर से नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे दिया हुआ देखो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो जब भी आप डेटाबेस का नाम दोगे तो उसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसका एक रूल्स हो गया। तो मैंने क्या नाम दिया, कॉलेज अंडरस्कोर बीसी, मतलब ये एक वर्ड हो गया ना। जैसे ही गो करूंगा तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है बीसीओ कॉलेज करके, तो जैसे ही गो करूंगा तो सक्सेसफुली मुझे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे वापस मुझे एक एरर दिखा रहा है कि कॉलेज एट लाइन 1। ओके, सिलेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्रिएट। ठीक है, जैसे ही क्रिएट करूंगा तो ओके, ये देखो क्या आ गया यहाँ पे, माई स्कूल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट। यहाँ पे क्या आएगा कि ये डेटाबेस कॉलेज बीसीए सही से बन रहा है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चला गया होगा, देखो ये क्या आ गया। अगर कॉलेज नाम सही से आ रहा है, एक कॉलेज का नाम, वापस यहाँ पे कॉलेज बीएससी आईटी दे रहे हो, ठीक है, तो वापस इसके अंदर ही बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे आ गया, बीसीए कॉलेज, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे आपका सर्वर का नाम आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, आपकी डेटाबेस की नेम आ गई। ठीक है, अब डेटाबेस को आपको चेंज करना है, मतलब उसका नाम आपने भूल से ये कुछ लिख दिया, अलग हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इसको चेंज करना है। तो इस पे क्लिक करना है और कहाँ पे जाना है, ऑपरेशन के अंदर। अगर आपको ऑपरेशन, आपकी बड़ी स्क्रीन होगी तो दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से आएगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपके मोड के अंदर, यहाँ पे ऑपरेशन दिखाई देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका जो डेटाबेस का नाम है उसे रीनेम करने को यहाँ पे बोल रहा है, देखा। आपको क्या करना है, यहाँ पे
रीनेम करना है, तो रीनेम करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि कॉलेज अंडरस्कोर BCA 1। मैं BCA 1 कर रहा हूँ, BCA की जगह पे 1 कर रहा हूँ। जैसे मैं गो दूंगा यहाँ पे तो देखेगा, पूछेगा कि जो BCA कॉलेज है उसे डिलीट कर देगा और वहां पे क्या डाल देगा, वो कॉलेज BCA 1। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, BCA कॉलेज, कॉलेज_BCA 1, कॉलेज_BCA हमारा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसका रीनेम हो गया। वापस मुझे इसको चेंज करना है तो इस पे क्लिक करो, कहाँ पे जाओगे, ऑपरेशन के अंदर, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, जैसा था वैसा करना था, तो कॉलेज_BCA। ठीक है, जैसे ही आप वो करोगे, ठीक है, तो आपका BCA 1 डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा कॉलेज। मतलब आप डेटाबेस का नाम कहीं से भी आपको बदलना है तो आपको ऑपरेशन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर बहुत सारी टेबल है। देखो ई कॉमर्स कोई अलग से हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर टेबल रहती है, उस टेबल के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट, मतलब मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, किसी भी तरीके का डेटा हम दे रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, वेरिएबल, टेक्स्ट। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखो, आपकी प्रोडक्ट फील्ड आपने अपनी तरीके से बना तो दी, पर उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब इसके अंदर नंबर ही आएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट नेम होगा तो उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा सकते हो, सिर्फ नंबर भी स्टोर करवा सकते हो और किसी का नाम भी यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे क्या लिया है, टेक्स्ट, मतलब बहुत सारा डेटा आप इसके अंदर एक साथ डाल सकते हो। वेर होगा तो मैक्सिमम कितने डेटा डाल सकते हो, कितने कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर, मतलब जब तक आपने 150 कैरेक्टर डाल तो 100 कैरेक्टर तक ही वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद करेगा नहीं। अगर आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है तो यहाँ से आप 150 भी यहाँ पे कर सकते, कितनी भी जाए कर सकते हो वेर के अंदर। ठीक है, तो वेरकर के अंदर लिमिटेड डेटा आता है और टेक्स्ट के अंदर अनलिमिटेड डेटा आता है। अगर इंटीजर होगा तो 10 डिजिट तक का डेटा वो स्टोर करके रखता है, मतलब 1 2 3 4 है तो उसके अंदर 4 डिजिट है, फिर 1 2 3 1 2 3 5 है तो ये वापिस 4 हो गए। मतलब अलग अलग नंबर से आप डिजिट जितने भी हो गए, तो 10 डिजिट मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड इसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने कि इंटीजर क्या होता है, वेर क्या होता है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर लिमिटेड डेटा नंबर कैरेक्टर के फॉर्मेट में होता है। वेरकर के अंदर भी अल्फान्यूमेरिक, मतलब किसी भी कैरेक्टर फॉर्म में डेटा होता है, पर उसके अंदर लिमिटेड डेटा होता है। टेक्स्ट के अंदर अनलिमिटेड डेटा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़े। पहले हम क्या बना लेते हैं कि हमारे जो कॉलेज है BCA, उसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए वापस आपको कॉलेज BCA पर क्लिक करना है और वहां पे जाना है SQL पे। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर भी वापस एक कमांड दिया है। देखो टेबल किस तरीके से बनाते हैं, तो क्रिएट कमांड ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ टेबल, मतलब क्रिएट कमांड की मदद से हम टेबल भी बना सकते हैं। नाउ व्हेन वी क्रिएट अ टेबल, जब हम क्रिएट टेबल बनाते हैं, वी स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ कॉलम, मतलब जो भी हम कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी डिटेल देनी पड़ती है, मतलब उसका डेटा टाइप कौन सा है, उसका नेम कौन सा है। ठीक है, तो वी कैन स्पेसिफाई नेम एंड इट्स डेटा टाइप। तो यहाँ पर हमने देखो दो ही चीज बताई है, उसका नाम और उसका डेटा टाइप। वहां पे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से होता। ठीक है, जैसे मैं बुक ले रहा हूँ तो बुक के अंदर देखो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर देखो क्या है कि बुक आईडी, तो ये आपकी कॉलम हो गई। एफ नेम, मतलब आपको क्या नाम देना है उस फील्ड का, उस कॉलम का नाम आपको क्या देना है। ठीक है, तो ये चीज है एफ नेम, पर उसके अंदर कौन सा डेटा रखना है वो आपकी डेटा टाइप हो गई। ठीक है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा कि मुझे टेबल बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, देखो क्रिएट, उसके बाद टेबल, तो ये चीज कीवर्ड है। यहाँ पे आपको अपनी तरीके से टेबल का नाम देना है, स्टूडेंट, कॉलेज, પછી सब्जेक्ट और सब्जेक्ट या फिर फैकल्टीज। ठीक है, एडमिशन, कुछ भी आप दे सकते हो। फिर उसके अंदर ये है कॉलम का नाम, मतलब आपका नाम, नेम, ईमेल, फोन नंबर। अगर आपने स्टूडेंट दिया है तो स्टूडेंट का यहाँ पे आईडी आ जाएगी, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर, इसके ईमेल, फिर उसका डेटा टाइप।
भाई नाम होगा, आईडी होगी तो किस तरीके से होगी, ऑलवेज नंबर में होगी तो इंटीजर देना पड़ेगा। नाम होगा तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, वेरकेर के अंदर आएगा। अगर आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बायोडेटा दे रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैपिटल में देना सारा कुछ, जैसे आप स्मॉल में देना चाहते हो तो स्मॉल में दे सकते हो, या आप कैपिटल में देना चाहते हो कैपिटल। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने कैपिटल में दिया तो जैसे ही वहाँ पे क्वेरी लिखोगे तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, कॉलम का नाम आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे नेम है दूसरी कॉलम का नाम। ठीक है, उसके बाद वेर कैर, यहाँ पे मैंने कितने कैरेक्टर डाल सकता हूँ, एक नेम के अंदर 100। वही उसी तरह ईमेल है, तो ये कॉलम का नाम और ये उसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं, देखो किस तरीके से बना सकते हो, तो ये इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके बाद एक कॉलम का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्रिएट टेबल, स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम। आप यहाँ पे अपनी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हो, पर रिलेटेड कौन से होना चाहिए, आपने जो डेटाबेस बनाया उसी तरीके से। अगर आप प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस बना रहे हो तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, कि प्रोडक्ट टेबल आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी, उसके अंदर कैटेगरीज आएगी, भाई कौन सी कैटेगरी आपने है, मैन वुमन इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उसके अंदर भी वापस कैटेगरी आएगी, फिर डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी रिलेटेड होनी चाहिए। तो कॉलेज के अंदर कौन कौन से लोग रिलेटेड होते हैं, तो स्टूडेंट होते ही है, स्टूडेंट होता है, फैकल्टी होता है, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसकी एडमिशन होती है, फिर उसकी एग्ज़ाम होती है, तो सारी चीज़ें क्या होगी, उसके रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या देना है फिर। ठीक है, आपको आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देना है कॉलम का नाम, तो पहले तो आईडी आएगा, आईडी किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर फॉर्म में, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम स्पेस, यहाँ पे कॉमा नहीं देना, ये आपका जो कॉलम नेम है और डेटा टाइप है उसके बीच में किसी भी तरीके की कोई कॉलम नहीं आएगी, कॉमा नहीं आएगी, सिर्फ स्पेस दे सकते हो। फिर नेम होगा वो वेरकेर फॉर्म में होगा, तो कितनी लेंथ आप नेम के अंदर डाल सकते हो, किसी भी तरीके का नेम होगा। ठीक है, कोई बार किसी का भी नेम होगा तो आप कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर का होता है, जैसे कि मेरा नाम पीयूष नागरानी है तो उसके अंदर कितने कैरेक्टर आ जाते हैं, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर किसी का बहुत बड़ा लेंथी नाम है तो भी 80-90 कैरेक्टर के अंदर आ ही जाएगा, 100 कैरेक्टर के ऊपर किसी का जाने वाला नहीं है, फुल नेम देगा तो भी। ठीक है, अगर शायद किसी का एक्सेप्शनली ऐसा नाम आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देना है, 200 दे देना है। ठीक है, तो 200 कैरेक्टर वो ले लेगा एक साथ। फिर यहाँ पे आपको क्या देनी है, कि आपका नेम हो गया, फिर आपको यहाँ पे आपकी ईमेल देनी है, तो वापस आप यहाँ पे वेर कर रख सकते हो, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 100 कैरेक्टर की ईमेल किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको गो पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इस पे गो पे क्लिक करूंगा तो गो मेरा यहाँ आ रहा, ठीक है, दिख रहा है आपको। जैसे गो पे क्लिक करोगे तो बीसीए कॉलेज, बीसीए के अंदर एक टेबल बन जाएगी, कौन सी, स्टूडेंट, और उसके अंदर फील्ड कौन कौन सी बनेगी, आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, जैसे मैं गो किया तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का टेबल बन के आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे आएगी नेम और कॉलम, इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा है नहीं। ठीक है, अभी डेटा नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक मिल रहा है। तो आपको डेटा देखने के लिए कहाँ पे जाना है, ब्राउज में जाना है। जैसे आप ब्राउज करोगे तो उसके अंदर जो भी कॉलम है, फील्ड है, डेटा है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी जो मैंने आईडी दी थी इंटीजर टाइप की, नेम की वेरिएबल दी थी, ईमेल की वेरिएबल, वो चीज़ कहाँ पे, वो चीज़ आपको देखनी है तो कहाँ पे जाना है, स्ट्रक्चर में जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो आईडी, नेम और ईमेल, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, वेर कितनी डेटा दी थी, कितनी लेंथ दी थी, वो भी यहाँ पे लिखा है। बाकी चीज़ हमें कुछ काम की नहीं है। अगर बीसीए कॉलेज, बीसीए के अंदर क्या दिया है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी किसी भी तरीके की, तो आपने ऑपरेशन में गए और वहाँ पे उसने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। अगर आपके टेबल के अंदर मिस्टेक हो गई तो वापस आपको टेब स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ऑपरेशन में जाना है, यहाँ पे आप अपना टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, देखो रीनेम टू टेबल, यहाँ पे कुछ भी रखो और गो कर दो। ठीक है, जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने डेटाबेस के अंदर किया।
फिर टेबल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ब्राउज के अंदर मुझे डेटा मिलेगा कॉलम और डेटा रो के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर के अंदर मुझे वो कौन सा डेटा टाइप है दिया हुआ है तो मुझे मिलेगा। ठीक है, इस एसक्यूएल के अंदर आप क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, सर्च इंसर्ट और एक्सपोर्ट इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है वैसे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के अंदर एक चीज़ तो आपको पता ही चली गई है। अब क्या करना है कि स्ट्रक्चर के अंदर मुझे ये ईमेल है ना, नेम है ईमेल है, उसका नाम थोड़ा डिफरेंट रखना था। ये नेम मुझे ऐसे दे दिया, सबका नाम होगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो नेम आप चेंज कर सकते हो, वेयर कैर उसका डेटा टाइप भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसकी लेंथ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे आप सेव करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नेम वन दे देता हूँ, उसका डेटा टाइप यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे उसकी लेंथ में 2001 कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा तो देखो इसका डेटा टाइप पूरा चेंज हो गया, नेम क्या हो गई इसकी, नेम की जगह नेम वन हो गया। ठीक है, तो मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड को भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो मुझे कहाँ पे जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जिसको भी मुझे चेंज करना है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे जाना है। ठीक है, तो जैसे ही चेंज करूंगा तो मुझे वापस ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसा था वैसा मैं अभी मैंने जैसे उसको बनाया था वैसे ही मैं उसको वापस सेट कर देता हूँ, वेयर कैर यहाँ पे उसकी लेंथ दे देता हूँ 100। ठीक है, जैसे ही सेव करूंगा तो वापस जैसा था वैसा हमें स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में दिखाई देगा। अगर आपको इस कॉलम को हटाना है आपको तो क्या कर देना है, ड्रॉप। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो पूछेगा आर यू श्योर, मतलब आप जैसे ओके दोगे कैंसिल दोगे तो कुछ नहीं डिलीट होगा, जैसा था वैसा रहेगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपका टेबल मतलब वो कॉलम ही हट जाएगी, निकल जाएगी पूरी, फिर आप उसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो ब्राउजर में जाओगे तो आपके पास दो ही कॉलम बच जाएगी, आईडी और ईमेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर और फील्ड ऐड करनी है, तो वापस आपको स्ट्रक्चर के अंदर ही जाना है। स्ट्रक्चर के अंदर आपको लास्ट में यहाँ पे दिखाया होगा, देखो एक फील्ड आपको ऐड करनी है किसके बाद, तो कि ईमेल के बाद या ईमेल से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आफ्टर आईडी, तो आईडी के बाद आपको दिखाएगा, मतलब इसके बाद वो इंसर्ट कर देगा। जैसे ही आप वो करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो भी फील्ड ऐड करनी है ना उसका डेटा यहाँ पे वापस देना है। जैसे मैं वेर के दे देता हूँ उसकी देन देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक फील्ड वापस आ गई होगी, देखो वापस आपको एक और ऐड करनी है। ईमेल के बाद मुझे फ़ोन नंबर करना है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, आफ्टर ईमेल वो करूँगा तो पूछेगा कौन सी फील्ड आपको डालनी है। यहाँ पे फ़ोन नंबर एक इस फॉर्मेट में रहता है, ऑलवेज इंटीजर के फॉर्मेट में रहता है और उसकी लेंथ दे दो भाई 12। जैसे ही सेव करोगे तो वापस यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो गई होगी, देखो फोन उसकी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी तरीके की कॉलम दो, जैसे ही ब्राउजर में जाओगे तो आपके पास चार कॉलम हो गई, आईडी नेम ईमेल फोन, जितनी भी ऐड करनी हो बाद में भी ऐड करवा सकते हो, स्टार्टिंग में ऐड करवा सकते हो, डिलीट भी आप करवा सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट किया ही नहीं है तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का डेटा मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है कि डेटा इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इंसर्ट करवाने के लिए उसकी यहाँ पे क्वेरी रहती है कि किस फील्ड के अंदर, देखो यहाँ पे जैसे एसक्यूएल में जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले तो स्टूडेंट वाले टेबल में जाना है, मतलब यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सॉरी इस बीसीए कॉलेज बीसीए के अंदर स्टूडेंट पे भी क्लिक करोगे तो डेटा होगा तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर इंसर्ट करवाना है तो आपको कहाँ पे जाना होगा, एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे आपको साइड में देखो कितनी कॉलम है, उस कॉलम का नाम क्या है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आईडी नेम ईमेल और फोन उसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए अलग से क्वेरी आती है इंसर्ट की। तो ये क्वेरी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड है, फिक्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। किसके अंदर ऐड करवाना है, तो स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर। तो मुझे यहाँ पे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, अगर आपने वहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल होगा तो कैपिटल में लिखना है। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस बनाने, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज लिखना है। ठीक है, इस तरीके से।
अब जो भी यहाँ पे फील्ड है आपको, जिस फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है उस फील्ड का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, पर किस फॉर्म में लिखना है, ये बैकवर्ड कोड में। किस फॉर्म में? बैकवर्ड कोड। जो वन के बाजू में जो सिंबल है ना उसका यूज करना है। यहाँ पे कितनी फील्ड है आपके पास? चार ना, तो चार बैकवर्ड कोड यहाँ पे बना देने। इसके बाद यहाँ पे कोई कोमा आएगा नहीं, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सिंगल कोड में आएगी। सिंगल कोड मतलब एंटर के बाजू में जो कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, की है, उसको यूज करना है यहाँ पे। तो चार डेटा मेरे पास है, तो चार सिंगल कोड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पहले मुझे कंसमेंट डेटा ऐड करवाना है इंसर्ट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी। उसके बाद नेम है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम। यहाँ पे उसके बाद है ईमेल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईमेल। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए भाई, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे जो नाम लिखा है, फ़ोन लिखा है, तो यहीं पर ही फ़ोन होना चाहिए। यहाँ पर ईमेल है तो यहाँ पे, अगर इसके अंदर आपने वापस गड़बड़ी कर दी तो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली नहीं होगा। ठीक है, तो आईडी में क्या दे रहा हूँ, अब पहला रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। फिर स्टूडेंट का नाम मैं दे रहा हूँ मुकेश। ठीक है, सारा कुछ सिंगल कोट के अंदर। ईमेल है तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी आपके पास तीसरे नंबर में ईमेल ही डालना पड़ेगा, तो ही वो ईमेल के अंदर ईमेल डालेगा, वरना उल्टा चुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ mukesh@gmail.com। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी बन गई। जैसे ही आप यहाँ पे गो करोगे तो आपकी ब्राउज़र के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड है, हो गया होगा। देखो, अब ब्राउज़र में जाना है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऐड डेटा आ गया आपके पास, जो भी आपने वहाँ पे डाला था। वन मुकेश, मुकेश@gmail, इसका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया। तो फ़ोन नंबर हमने डाला था वो सही तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। तो वापस कहाँ पे जाओगे? स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पे इसकी जो आईडी दी थी वहाँ पे आपको क्या करना है? चेंज। ठीक है, इंटीजर की जगह आपको क्या कर देना है? यहाँ पे वेर केयर कर देना है, और लेंथ तो इसकी सही है ही। जैसे ही सेव करोगे तो ब्राउजर में जाना है। ठीक है, अब नया रिकॉर्ड हम इसके अंदर ऐड करते हैं। देखो वापस एक रिकॉर्ड, तो वापस एसक्यूएल में गए, वापस मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्वेरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं फील्ड का नाम, यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी। फिर यहाँ पे जो भी आपको फील्ड फील्ड का नाम जो भी लिखना है वो बैकवर्ड कोड में लिखना होता है। चार फील्ड है हमारे पास, तो चार बैकवर्ड कोड आ गए। उसके अंदर वैल्यू डालनी है तो सारे सिंगल कोड के अंदर आ जाएगी। कि यहाँ पे आपको देनी है आईडी, यहाँ पे आ जाएगी नेम, यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे फोन। फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 नंबर का डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हर्ष, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ hers@gmail.com। यहाँ पे उसका मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हो गया। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। और पिछली बार फ़ोन नंबर सही नहीं आ रहा था, इस बार सही से आएगा, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को, जितने भी डेटा इंसर्ट करवाने हो प्रैक्टिस के तरीके से, तो आप इसको इंसर्ट यहाँ से करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा टेबल बनाए, जेम को इंस्टॉल किया, टेबल किस तरीके से बनती है, डेटाबेस किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से उसको चेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता चले। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? आपको अपनी तरीके से किसी भी तरीके का कोई डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर टेबल बनानी है, और उसके अंदर कोई टेबल बनाने के बाद इनसे उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आप जितनी इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेवलपिंग जब भी आप करोगे ना, तो ये बहुत ही आपको काम आएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पे सीखनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसका पता चल जाएगा भाई डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं डेटा को, कौन सी क्वेरी लगानी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको क्या करना है कि जैम को इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस बनाना है, टेबल बनाना है, उसको चेंजेस करवाने हैं, उसके अंदर डेटा ऐड करवाने हैं, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो यहाँ पे किसी भी फील्ड को। ठीक है, डेटा कहाँ पे देखा जाता है, क्वेरी कहाँ पे लगाई जाती है, किस फॉर्म में लगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही आगे काम आएगी। ये आप प्रैक्टिकल करे हुए तो भी पता चलेगा। ठीक है,
तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू।